देखो बच्चों 21st क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन है और बच्चों फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताना भूल गया था, ये सेट ए है ना। तो इसकी पीडीएफ का लिंक आपको जो है ना ड्राइव के लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके साथ साथ में आप अपने पीडीएफ रखना या इसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखना, वहाँ से क्वेश्चन देखो और पहले आप खुद सोल्व करके देखो क्वेश्चन पेपर के ऊपर, क्योंकि इतना इनफ स्पेस होता है, आपको पता है अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर कि पूरा क्वेश्चन वहाँ पे आराम से सोल्व किया जा सकता है ना। रफली सोल्व करो और फिर सॉल्यूशन ना समझ आए तो आप यहाँ से देखो। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। आपको साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में एक रिलेशन दे रखा है और साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में ही बच्चों आपसे रिलेशन पूछा गया है। तो पूरे क्वेश्चन को या तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो या कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, है ना। साइन इनवर्स 4, साइन इनवर्स को क्या लिख दूं बताओ, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स लिख दूं, क्योंकि साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स बच्चों क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, ठीक है। तो मैं अकेले कोस इनवर्स के अंदर देखो इक्वेशन को ले आया, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 पाई माइनस 4 कोस इनवर्स एक्स और प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, पाई। तो पाई इधर लाके माइनस कर दो और ये उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, -3 हो जाएगा ना। यानी कि कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई बताओ, कोस इनवर्स एक्स आ गया अपना पाई बाय 3। कोस इनवर्स एक्स अगर पाई बाय 3 आ गया तो फिर बताओ अपना आंसर क्या है, आंसर साइन इनवर्स एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, यही है ना। साइन इनवर्स को फिर से क्या लिख दो, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स लिख दो। बार बार बस यही काम करो, है ना। साइन इनवर्स को बार बार क्या लिख दो, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स। पाई बाय 2 ये 4 में से 1 गया 3, तो प्लस में 3 कोस इनवर्स एक्स और बच्चों कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट कर दो। कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 3। तो ये कितना आ गया अपना आंसर, पाई प्लस में पाई बाय 2। पाई प्लस पाई बाय 2 कितना होता है बताओ, 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। इस क्वेश्चन में देखो, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, अपने नोट से क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। तो कोट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या बोलते हैं बताओ, कोट थीटा का होल स्क्वायर, यही होता है ना। ऐसे ही बच्चों ये है, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, डायरेक्ट देखो, कोट ऑफ सीकंट इनवर्स 2 इसका होल स्क्वायर और प्लस टेंजेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 3 और इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों क्लास में आपको क्या पढ़ाया जाता है कि अगर बाहर कोट है तो अंदर भी कोट इनवर्स बनाओ, बाहर 10 है तो अंदर भी 10 इनवर्स बनाओ। तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में कैसे चेंज करते हैं, ट्रायंगल बना के। ट्रायंगल किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, सीकेंट के अकॉर्डिंग। सीकेंट क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, है ना, 2/1। तो ये कितनी साइड होगी बताओ, 4 - 1 यानी कि √3। तो इसको तो क्या लिख दो आप, कोट ऑफ, अंदर लिख दो कोट इनवर्स, और कोट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर ना, यानी 1/√3। और ऐसे ही इसको टेंजेंट, इसके अकॉर्डिंग दोबारा ट्रायंगल बनाओ। अब एक ट्रायंगल बनाओ कोसिकेंट के अकॉर्डिंग। कोसिकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कितना होगा बताओ, √8 हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा, √8। तो यानी कि ये क्या हो गया अपना tan इनवर्स 1/√8 हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। बस कोट से कोट इनवर्स कट गया तो क्या आ गया, 1/√3 का स्क्वायर 1/3। और ये बच्चों कितना आएगा बताओ, 1/8 आ जाएगा ना। 1/8 तो 24 एलसीएम ले लो, 8 + 3 यानी कि 11, 11/24 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बच्चों। अपने को साइन रूल से पता है ना, साइन रूल क्या होता है, साइन रूल बच्चों क्या होता है, a बाय साइन ए इक्वल टू b बाय साइन बी। ये सारे के सारे क्वेश्चन ये हैं जो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे सब के सब बच्चों, कि अगर ये इक्वल होता है तो बच्चों ये ट्रायंगल कैसी होती है, इक्विलेटरल होती है। क्यों होती है मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है अपने को, a बाय कोस ए इक्वल टू बच्चों b बाय साइन कोस बी और इक्वल है c बाय साइन सी, यही है ना। ये क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, हम ये जानते हैं। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करना, बताओ क्या आएगा। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, साइन ऊपर आ जाएगा कोस नीचे, यानी कि साइन बाय कोस आ गया क्या, साइन ए बाय कोस ए इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा फिर, साइन बी अपॉन कोस बी और इक्वल टू आ जाएगा अपना क्या, साइन सी अपॉन कोस सी। साइन बाय कोस क्या होता है बच्चों, टेन, टेन ए इक्वल टू टेन बी इक्वल टू टेन सी। और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। टेन ए टेन बी टेन से इक्वल होते हैं, तो ये तो कब पॉसिबल है, जब ए बी और सी तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो ट्रायंगल कैसी होगी बताओ, इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जानते हो ना, क्या होता है बच्चों, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और बच्चों ए कितना है, 6, मतलब कि साइड, साइड कितनी है, 6 है ना। तो 6 का स्क्वायर कर दो 36, ये 9 पे कट जाएगा, 9√3 इस क्वेश्चन का क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये तो। उसके बाद इस क्वेश्चन में देखो ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा इस क्वेश्चन में, कि मिस्टेक बच्चे से कहाँ पे हो सकती है। देखो ये वाला क्वेश्चन, इस इक्वेशन के रूट है tan अल्फा और tan बीटा, लिख लो आप इक्वेशन को लिख लो। इस इक्वेशन के रूट क्या है बच्चों, tan अल्फा और tan बीटा। जब भी रूट गिवन हो ना क्वाड्रेटिक के, तो उनका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो बच्चों निकाल ही लिया करो, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा बताओ, 6/7
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 1/7 आ गया। उसके बाद कहता है 2 अल्फा और 2 बीटा एक ट्रायंगल के एंगल है, मतलब एक ट्रायंगल है कोई भी, उसके एंगल है बच्चों एक 2 अल्फा है और एक 2 बीटा है। तो बताओ ये ट्रायंगल कैसी है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल्ड है, हमें नहीं पता कुछ भी है ना अभी तक। तो आप एक बार फॉर्मूला लगाओ किसका 10 अल्फा प्लस बीटा का, क्योंकि 10 अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले में ही तो ये चीजें यूज होती है ना, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा और 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, 1 माइनस में 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। ये क्या है बच्चों 6/7 और 1 माइनस 1/7, तो ये तो कट के 1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा बताओ 10 इनवर्स 1 यानी कि पाई/4। लेकिन अपने को अल्फा प्लस बीटा नहीं, अपने को 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चाहिए, तो यानी कि 2 अल्फा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया पाई/2। कहने का मतलब क्या बच्चों, दो एंगल का सम कितना आ गया, इस ट्रायंगल की दो एंगल का सम कितना आ गया पाई/2 आ गया। तो फिर थर्ड एंगल क्या होगा, थर्ड एंगल बच्चों कितना होगा 180 में से दो एंगल का सम हटा दो, तीसरा एंगल बच गया। फिर दो एंगल का सम अगर 90 है तो तीसरा एंगल तो कितना बच गया 90 बच गया। अगर ट्रायंगल का एक एंगल 90 हो गया बच्चों तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसी है, दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड। ये तो कंफर्म हो गया कि ट्रायंगल बच्चों राइट एंगल तो है, यानी कि इक्विलेटरल इक्विलेटरल तो नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि बच्चों इक्विलेटरल के तो तीनों एंगल 60 होते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी इक्विलेटरल नहीं होती, आपको ये बात पता है। ट्रायंगल कहता है आइसोसेलेस है बट राइट एंगल नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत। क्यों, क्योंकि राइट एंगल तो है, ये कह रहा है राइट एंगल नहीं है, छोड़ दो। राइट एंगल थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन पढ़ो, राइट एंगल आइसोसेलेस। देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कंफ्यूजन है कि राइट एंगल तो प्रूव कर दिया, बट बच्चों राइट एंगल के साथ आइसोसेलेस है कि नहीं ये कैसे चेक करें। अब क्या चेक करो बच्चों, चेक करो ट्रायंगल इज आइसोसेलेस और नोट, है ना, आइसोसेलेस और नोट। अब आइसोसेलेस चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कोई दो साइड इक्वल है कि नहीं, और दो साइड तो यहाँ पे हम चेक कर नहीं सकते। क्यों, क्योंकि साइड के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। एंगल तो चेक कर सकते हैं ना, अगर बच्चों दो एंगल इस ट्रायंगल के इक्वल हो गए तब तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस होगी, और नहीं तो नहीं होगी। ये बात तो आप मानते हो ना। एक बात बताओ, इस ट्रायंगल के बच्चों एक एंगल कितना है 2 अल्फा, एक एंगल 2 बीटा है, और एक एंगल कितना है 90। देखो 90 तो किसी के इक्वल हो नहीं सकता, यानी कि अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, इफ ट्रायंगल मैं कहता हूं अगर बच्चों ये ट्रायंगल आइसोसेलेस होना चाहती है, इज आइसोसेलेस, तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल बी को क्या होना पड़ेगा इक्वल, क्योंकि बच्चों 90 डिग्री का एंगल तो सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब 2 अल्फा और 2 बीटा को क्या होना पड़ेगा इक्वल, या फिर आप कह दो अल्फा और बीटा को इक्वल होना पड़ेगा, या फिर 10 अल्फा और 10 बीटा की वैल्यू क्या होगी इक्वल। लेकिन 10 अल्फा और 10 बीटा तो बच्चों किसके रूट थे, इस इक्वेशन के रूट थे ना, 7x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। 10 अल्फा और 10 बीटा तो बच्चों इसके रूट थे, और इक्वल रूट होने के लिए कंडीशन क्या होती है आपको याद है, फॉर इक्वल रूट्स डी क्या होना चाहिए बच्चों 0, डी क्या होना चाहिए 0, ये मस्ट है। लेकिन लेकिन बच्चों इसका डी तो मेरे को नहीं लगता 0 है, डी क्या होता है b² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये तो नॉन जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ फिर बताओ, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों 10 अल्फा और 10 बीटा इक्वल नहीं है, 10 अल्फा और 10 बीटा इक्वल नहीं है तो अल्फा बीटा भी इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा इक्वल नहीं है तो फिर 2 अल्फा और 2 बीटा भी इक्वल नहीं है। समझ गए आप मेरी बात, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा एंगल इक्वल नहीं है, नहीं है तो ये ट्रायंगल बच्चों आइसोसेलेस नहीं है। तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका सी, है ना। ये आपको सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है कि नहीं, ये कैसे चेक करें। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, आप अगर एक एक चीज सीखोगे ना बेसिक से तो आपको ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे। ऐसे ऐसे सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए बस, कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है हमारे को। अब ये देखो एक और क्वेश्चन बच्चों साइन रूल के ऊपर आ गया। ट्रायंगल दे रखिए अपने को ABC, बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझा दूंगा आपको। ये ट्रायंगल है बच्चों ABC, ये साइड ए होती है, ये बी होती है और ये सी होती है। एंगल ए 75, एंगल बी 45, दो एंगल दे रखे, तीसरा एंगल निकाल लूँ 180 में से 75 और 45 का सम घटा दो, है ना 60 आ गया। तीसरा एंगल कितना आ गया बच्चों 60 आ गया। तो अब साइन रूल से बताओ आप मेरे को, बाय साइन रूल, साइन रूल क्या होता है बच्चों, ए बाय साइन ए, साइन ए कितना 75 लिख दूँ सीधा ही, बी बाय साइन बी यानी कि 45 इक्वल टू सी बाय साइन सी यानी कि 60, ये होता है ना साइन रूल। अब उसके बाद क्या करोगे देखो, ए और बी में एक रिलेशन निकालो, आपसे पूछा क्या गया है 2a माइनस बी, तो मैं पहले ए और बी वाली टर्म को इक्वेट करता हूँ, ठीक है। तो क्या आ गया बताओ, साइन 45 इंटू ए और इक्वल टू बी इंटू साइन 75 होता है ना। ए साइन 45 1/√2, और बच्चों साइन 75 को कोस 15 लिख दूं, और कोस 15 की वैल्यू जानते हो आप कितनी, √3 + 1 कितनी होती है बच्चों, √3 + 1 अपॉन 2√2। ये सारी की सारी वैल्यू देखो आपको याद होनी चाहिए।
रूट 2 कट गया तो 2 इधर ले आओ, तो क्या आ गया 2a इक्वल टू b रूट 3 प्लस में b। अपने को b इधर चाहिए, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई बताओ, b रूट 3 आ गई। 2a माइनस बी पूछा था, आंसर कितना आ गया अपना b रूट 3। लेकिन एक बच्चे ने कहा कि सर b रूट 3 आपने निकाल तो दिया बट ये ऑप्शन में तो नहीं है। आप ये सोचा करो कि हमारा आंसर b की फॉर्म में आ गया बट आंसर है c की फॉर्म में। कहने का मतलब b और c में एक रिलेशन निकाल लो, है ना, b और c के अंदर बच्चों एक रिलेशन निकाल दो और अपना क्वेश्चन सोल्व। बताओ नाउ अब b और c में रिलेशन कहाँ पे आएगा, इन दोनों से। क्या आएगा बताओ, साइन 60 इंटू बी इक्वल टू सी इंटू साइन 45। साइन 60 कितना होता है बच्चों, रूट 3/2, साइन 45 ये होता है। तो p की जगह मैं p रूट 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ बताओ, 2c अपॉन रूट 2 यानी कि रूट 2c। बताओ एक ही बात है क्या, p रूट 3 की जगह मैं क्या लिख दूं, रूट 2c लिख दूं, तो क्या आ गया ये रूट 2c। आंसर क्या आ गया अपना देख लो, रूट 2c। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते क्वेश्चन बच्चों, रटो मत, क्वेश्चन को शॉर्टकट से सोल्व करने की मत कोशिश करो। बिल्कुल बेसिक सीखोगे ना, मैं कहता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होते जाएंगे, मजा आएगा आपको भी क्वेश्चन को सोल्व करने में। ये देखो, ये तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब क्लास में पढ़ाई जाती है तो उसका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं 0 और पाई के बीच में। ठीक है, निकाल लेते हैं। पहले हमारे को कोट के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं पता, मैं इसको 10 में चेंज कर लूँ। कोट 2x को 1/10 2x लिख दूँ, इसको 1/10 3x लिख दूँ इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 2x इंटू 10 3x इक्वल टू क्या हो गया 1। अब टेंजेंट के अंदर बच्चों ये इक्वेशन होती है तो क्या सिखाया जाता है क्लास में बताओ, कि एक टेंजेंट को उधर शिफ्ट कर दो, है ना ऐसे, और 10 को क्या लिख दो 1/10 क्या होता है कोट, और कोट को वापस किस में ले आओ 10 में, 90 माइनस थीटा करके। ऐसा क्यों, ताकि मैं बच्चों फॉर्मूला यूज कर सकूं कौन सा, 10x इक्वल टू 10y अगर होता है तो इसका मतलब x किसके इक्वल होता है, याद है ना, n पाई प्लस में y। बेसिक फॉर्मूले बच्चों आपको सब पता होना चाहिए। तो n x कितना है यहाँ पे 2x, n पाई प्लस वाई, वाई यहाँ पे क्या है बच्चों पाई/2 माइनस के 3x, ये माइनस 3x इधर आके प्लस 3x हो जाएंगे। अपने को तो क्या निकालना है, x निकालना है ना बच्चों। तो x कितना आ गया बताओ, x n पाई/5 प्लस 5 से डिवाइड कर दो। पाई/10 कितना होता है बताओ, पाई/10 18 होता है ना, 18 प्लस में n पाई/5 यानी कि x की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी 18 प्लस n पाई/5। अब मेरे को n की अलग अलग वैल्यू बच्चों पुट करनी है और फिर चेक करूंगा मैं कि कितने सॉल्यूशन जो है वो 0 और पाई के बीच में आएंगे। करें अब चेक, देखो मैं एक स्लाइड और इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ इसमें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, है ना। अब बच्चों क्या करेंगे हम, देखो ये रहा, हमारे पास x की वैल्यू आ गई क्या 18 प्लस n पाई/5। अब मैं n को 0 पुट करता हूँ, n को 0 पुट करूंगा तो x आई थिंक 18 डिग्री आएगा। 18 डिग्री चलेगा क्यों, अपना सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 0 और 180 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, n को 1 पुट करें, n को 1 पुट करोगे तो कितना आएगा बताओ, n को 1 पुट करोगे तो पाई/5। ये कितना आएगा इससे मतलब नहीं है, बस ये बता दो ये सॉल्यूशन चलेगा कि नहीं चलेगा। ये 180 से छोटा ही है, पाई/5 कितना होता है बच्चों 36 डिग्री होता है, 36 प्लस 18 54 ही हुआ, है ना, ये है। n को 2 पुट करना, n को 2 पुट करोगे तो 2 पाई/5, और ये भी चलेगा ना, क्योंकि कितना होता है ये 2 पाई/5 बताओ, पाई/5 36 होता है तो ये 72 हो गया, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री भी चलेगा। n को 3 पुट करना बच्चों, n को 3 पुट करोगे तो 3 पाई/5 यानी कि 3 पाई/5 36 होता है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया 126, ये भी चलेगा। n को 4 पुट करना, 4 पाई/5 ये बच्चों कितना हो गया 144, ये हो गया 162, ये भी चलेगा। n को 5 पुट करना, 5 पुट करोगे ना बच्चों ये 5 पाई/5 आ जाएगा, और 5 पाई/5 तो कितना होता है अपना पाई होता है ना, ये नहीं चलेगा क्यों, क्योंकि ये तो पाई से ऊपर चला गया। अब एक बच्चे ने कहा कि सर नेगेटिव वैल्यू के बारे में आपने सोचा ही नहीं, n को अगर नेगेटिव पुट करोगे, करके देखना बच्चों, नेगेटिव पुट करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस के पाई/5, 36, ये तो नेगेटिव हो गया, लेकिन नेगेटिव तो अपने को चाहिए नहीं। फिर 2 पुट करोगे माइनस का, -3 नहीं चलेगा ना। तो बताओ कितने सॉल्यूशन है फिर, 1 2 3 4 5, तो आंसर कितना आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का 5। दिस इक्वेशन हैज ओनली 5 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 5 सॉल्यूशन है, ठीक है ना, 5 से कम ना 5 से ज्यादा। ये क्वेश्चन देखो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। साइन n पाई कितना होता है बताओ 0 होता है, और कोस n पाई बच्चों कितना होता है -1 की पावर n होता है। ये दो फॉर्मूले तो आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। उसको देखते ही मैं बता दूंगा कि जैसे अपने को इक्वेशन दे रखी है कोस x की पावर 100 माइनस साइन x की पावर 100 इक्वल टू 1, तो अपने को ऑप्शन से यूज कर लो। आप एक बात बताओ, अगर x को n पाई लिखता हूं मैं, x को, ये तो ऑप्शन से चेक करने वाला क्वेश्चन है, x को अगर मैं n पाई पुट करूंगा तो कोस n पाई, देखते ही आप बता दोगे कि हाँ इसका आंसर
एन पाई ही है बच्चों। ये साइन एन पाई तो क्या होता है 0, और कोस एन पाई कितना होता है -1। -1 की पावर कितनी, -1 की पावर n होती है, -1 की पावर कितनी होती है बच्चों n। अब इसकी पावर कितनी है 100 और ये 0। अब एक बात बताओ, -1 की पावर 100 इसको ऐसे लिख दूं, -1 की पावर 100 और इसकी पावर n, बात तो एक ही है ना। -1 की पावर 100 1 होता है और 1 की पावर n तो 1 ही होता होगा, यानी कि x इज इक्वल टू एन पाई। बच्चों इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल देखते ही आप बता दोगे कि कोस एन पाई सर -1 होता है, लेकिन -1 की पावर 100 करोगे तो वो +1 हो जाएगा। साइन एन पाई 0 होता है, तो ये 1 ये 0, 1 में से 0 गया 1 और 1 ही दे रखा है। इसका मतलब आंसर आ गया अपना सीधा सीधा, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों हमेशा आप अज्यूम किया करो कुछ चीजें, है ना, हमेशा कि 10a प्लस 10 2b। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना, पिछले क्वेश्चन में एक बच्चे को ये डाउट आई थी क्लास में कि सर आपने 2n पाई क्यों नहीं लिया, है ना। इसका आंसर 2n पाई क्यों नहीं लिया, देखो n पाई भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2n पाई भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 2n पाई का मतलब ये होता है कि एग्जामिनर ये चाहता है कि आप n पाई के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे को 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। बिना 2 मल्टीप्लाई करे भी इसका आंसर क्या आ रहा है अपना 1 ही आ रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन अपना पर्टिकुलर नहीं होगा। कौन सा होगा, एन पाई। आप इसका मतलब ये समझ रहे हो ना कि एन पाई भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और 2n पाई भी बच्चों इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2n पाई जो है, एन पाई तो उसके अंदर सारे आ ही गए ना। 2n पाई क्या होता है, एक बात बताओ मेरे को। ये अगर मैं एक तो कहूँ आपको एन पाई और एक मैं कहूँ 2n पाई, है ना। एन को पुट करते जाओ आप, एन को 0 पुट करना, 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, है ना, ऐसे। और इसमें इसमें बताओ, एन को 0 पुट करो, 1 पुट करोगे तो कितना आएगा 2 पाई, 2 पुट करोगे तो 4 पाई, फिर 6 पाई, फिर 8 पाई। तो एक बात बताओ, ये जो वाला सेट है सेकंड वाला, इस सेट को ए बोल दो, इस सेट को बी बोल दो। तो बी तो ए का ही सबसेट नहीं है क्या, बी तो बच्चों ए का ही तो एक सबसेट है ना। तो मैंने जब ए ही लिख दिया तो बी तो इसके अंदर आ ही गया ना। कहने का मतलब हमने एन पाई लिख दिया तो बच्चों 2n पाई तो इसके अंदर इंक्लूड हो गए। क्यों, क्योंकि ए के अंदर बच्चों सारे बी के एलिमेंट है ना, तो इसलिए 2n पाई पर्टिकुलर लिखने की आपको जरूरत नहीं है। एन पाई भी लिख दोगे ना तो भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 1 ही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों आप हमेशा ट्रायंगल को या तो इक्विलेटरल या राइट एंगल ट्रायंगल मान के क्वेश्चन को सोल्व किया करो, ठीक है। कैसे, देखो 10a प्लस 10b प्लस 10c की वैल्यू दे रखी है ट्रायंगल के अंदर, तो मैं ट्रायंगल को कैसे मान लेता हूँ बच्चों, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल है तो तीनों एंगल कितने हो गए बोलो, 60 60 हो गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 60 यानी कि रूट थ्री और रूट 3 की वैल्यू क्या है के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 3√3 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3√3। आंसर क्या है, आंसर देखो ना, कोट ए का मतलब कोट 60 इंटू कोट 60। और कोट 60 कितना होता है आपको पता है, 1/√3 होता है ना, 1/√3, 1/√3, 1/√3 यानी कि 1/3√3। और 3√3 को आप क्या पुट कर दो के, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/k आ गया। देखो कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल दिया। ट्रायंगल को राइट इक्विलेटरल मान लो, आ गया आंसर। ये बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। साइन 48 साइन 12, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला याद है। 2 साइन ए साइन बी बच्चों क्या होता था, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी होता है ना। 2 साइन ए साइन बी का ये ए है और ये क्या है बच्चों बी। कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी 48 में से 12 घटाओगे 36 माइनस कोस ए प्लस बी यानी कि 60। कोस 36 की वैल्यू याद है ना, √5 प्लस 1/4 और कोस 60 होता है 1/2। बस इसको 4 एलसीएम ले लो, √5 प्लस 1 माइनस 2, अंदर क्या आ गया √5 माइनस 1/8। इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। कुछ वैल्यू बच्चों आपको हमेशा याद होनी चाहिए, है ना। साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, √5 माइनस 1/4। कोस 36 की वैल्यू क्या होती है, √5 प्लस 1/4। साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, √3 माइनस 1/2√2। कोस 15 की वैल्यू क्या होती है, √3 प्लस 1/2√2। ये सब की वैल्यू बच्चों आपको जो है ना टिप्स पे याद होनी चाहिए। साइन टेंजेंट 15 क्या होता है, टेन 15 साइन बाय कोस। इसको सिंप्लीफाई करके क्या आता है 2 माइनस √3। और टेंजेंट 22.5 डिग्री है ना, ये सारी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है ये, √2 माइनस 1। ये सब की सब वैल्यू बच्चों ऐसे आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। ऊपर नीचे कोस से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ऊपर नीचे बच्चों कोस से डिवाइड करोगे तो ये तो डायरेक्ट ही ओरल क्वेश्चन है, ये तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। पेपर में कोई लिखने की जरूरत है क्या आपको, ये बताओ आप मेरे को। क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है तो ये तो बेस बताया जाता है कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी ऐसी एक्सप्रेशन आएगी तो उसका आंसर 10 की फॉर्म में क्या आएगा, है ना। साइन कोस बाय कोस 1, 1 माइनस 10 अपॉन
1 प्लस 10, 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10 क्या होता है बच्चों, टेंजेंट 45 माइनस, ऊपर माइनस है तो माइनस थीटा, तो टेंजेंट 28 डिग्री। इस क्वेश्चन का क्या आएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। अच्छा 10 28 ऑप्शन में नहीं है, 10 को कोट में चेंज कर दो और एंगल को क्या लिख दो, 90 माइनस 28 लिख दो, तो कोट 62, कोट 62 बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आएगा, अपना आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने बताया था ना आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। इनमें से कहता है कितनी नंबर इरेशनल है, 10 20 2.5 कितना होता है, रूट 2 माइनस 1, तो कोट क्या होगा इसका उल्टा, कोट 22.5 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको रैशनलाइज करोगे तो बच्चों नीचे तो 1 ही आ गया, तो क्या आ गया ये रूट 2 प्लस में 1, तो ये कितना आ गया रूट 2 प्लस में 1, और इसकी वैल्यू 10 20, ये प्लस है ना, 10 20 2.5 की वैल्यू डालो और कोट की, रूट 2 से रूट 2 कट गया, माइनस 2 आ गया। अब बताओ कौन सा रैशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, और ये क्या है बच्चों, रैशनल है ना, कितने है ये रैशनल। तो बताओ इसमें क्या पूछ रखा है आपसे, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इरेशनल नंबर्स, इनमें से कितने इरेशनल है, ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, दो, ओनली टू, ओनली टू, इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। अब देखो बच्चों ऐसा क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री की जो मैंने आपको सीट दे रखी है बच्चों, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, दोनों में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि मैंने क्या कर रखा है, थीटा को यहाँ पे आप क्या मान लो, जीरो मान लो, है ना, थीटा को जीरो मान के, कि थीटा का कोई रोल ही नहीं है ना, देखो ऑप्शन में कहीं थीटा है, एक्स बाय कोस 01, वाई बाय कोस 120 और जेड बाय कोस 120, कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1/2 होती है ना, ये भी कितनी होती है, -1/2 होती है, तो इन दोनों को इक्वेट करके y बोलो कितना आ गया, y माइनस के x/2, y कितना आएगा बच्चों, माइनस के x/2 आएगा ना। कैसे देखो, अगर ऐसे कंफ्यूजन होती है ना, तो y इक्वल टू इस x की मल्टीप्लाई करोगे ना -1/2 से, तो कितना आएगा, -x/2। ऐसे ही इन दोनों को कंपेयर करोगे तो z भी कितना आएगा, -x/2। आंसर निकाल दो, देखो आंसर क्या है, तीनों का एडिशन, x को तो x ही रखो है ना, y को क्या लिख दो, -x/2, z को भी क्या लिख दो, -x/2, -x/2 और -x/2 -x हो गए, ये इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसका बेसिक मेथड अगर सीखना चाहते हो तो मैंने आपको बेसिक मेथड बता दिया कि p tan थीटा माइनस 30 इक्वल टू ये दे रखा है p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू निकालना है, और आपको पता है ना p प्लस क्यू p माइनस क्यू की टर्म जहां पे भी आपको दिखती है, इसका मतलब आपको कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल लगाना होता है, ठीक है, ये आप जानते हो। सबसे पहले इसका मैं एक स्मार्ट मेथड आपको बताता हूँ, देखो p क्वेश्चन के अकॉर्डिंग p बाई क्यू क्या हो गया बताओ, टेंजेंट थीटा प्लस 120 अपॉन टेंजेंट थीटा माइनस 30, ये हो गया। अब मैं थीटा को ना अपनी मर्जी से कुछ मान लेता हूँ, मैं थीटा को एक बार के लिए क्या मान लेता हूँ, जीरो मान लेता हूँ, ठीक है। थीटा को जीरो मानने से देखो क्या होगा, थीटा को जीरो मानने से बच्चों क्या होगा, टेंजेंट 120 अपॉन टेंजेंट -30, टेंजेंट 120 क्या होता है, -1060 होता है, और ये -1030 लिख दूँ, माइनस से माइनस कट गया, 1060 बच्चों √3, 1030 नीचे है 1/√3, तो ऊपर जाएगा तो √3 हो जाएगा, मतलब कि 3 आ गया है ना। अब सी एंड डी लगा दो, बाय सी एंड डी, तो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, और ये 3/1, 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, यानी कि 4/2, कितना आंसर आ गया 2। और देखना 30 डिग्री पुट कर, थीटा को जीरो पुट करके, साइन 0 0, कोस 0 1, साइन 0 0, और 2 इंटू कोस 0 1, तो यानी कि 2, अपना आंसर भी कितना है 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। बेसिक से कोई करना चाहता है, बेसिक से देखो मैंने सोल्व करके बिल्कुल आसानी से वो भी बता दिया, दोनों मेथड आपको आने चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये तो बिल्कुल जो आपके रिलेशन के मैंने नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं बच्चों, शॉर्ट नोट्स में, उसमें सारी कहानी लिख रखी है कि अगर मान लो दो रिलेशन बच्चों, दो रिलेशन है ना, पी और क्यू दो रिलेशन है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर दो रिलेशन मान लो इक्विवेलेंस है, पी भी इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, ध्यान से सुनना, क्यू भी कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस है, देन मैं लिख देता हूँ सारी बातें, पी इंटरसेक्शन क्यू हमेशा क्या होगा बच्चों, इक्विवेलेंस होगा, हमेशा इक्विवेलेंस होगा। मतलब कि अगर पी भी रिफ्लेक्सिव है, देखो इक्विवेलेंस है तो इसका मतलब तीनों है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर पी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्यू भी रिफ्लेक्सिव है, तो उनका इंटरसेक्शन भी रिफ्लेक्सिव होगा। अगर दोनों सिमेट्रिक है तो इंटरसेक्शन भी सिमेट्रिक होगा, दोनों ट्रांजिटिव है तो इंटरसेक्शन भी ट्रांजिटिव होगा। इंटरसेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, बट फॉर यूनियन, इसको ध्यान से सुना बच्चों, यूनियन में प्रॉब्लम है। यूनियन में क्या प्रॉब्लम होती है, मैं कहता हूं अगर पी और क्यू बच्चों दो कैसे रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, कैसे रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, देन पी और क्यू की यूनियन जो होगी ना वो रिफ्लेक्सिव होगी, ये यूनियन सिमेट्रिक होगी,
लेकिन लेकिन बच्चों जो यूनियन है वो ट्रांजिटिव ये जरूरी नहीं है ना, नीड नॉट बी ट्रू। बस यही कॉन्सेप्ट होता है कि यूनियन जो है ना वो ट्रांजिटिविटी की जो कंडीशन होती है ना वो फेल कर जाती है कभी कभी, तो बाकी सब कुछ सही होता है। तो बताओ पी और क्यू अगर रिफ्लेक्सिव है तो उनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है ना, ये तो सही है। सिमेट्रिक है तो यूनियन यूनियन सिमेट्रिक होती है, यस मैंने बताया ना, यूनियन सिमेट्रिक हमेशा होगी। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, सिर्फ ट्रांजिटिविटी में, ठीक है। पी और क्यू ट्रांजिटिव है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में तो बच्चों कोई प्रॉब्लम होती नहीं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों, मेरे को तो लग रहा है तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन क्या आ गया, डी आ गया है ना, बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन इसमें है ही नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। क्या फॉर्मूला होता है, अगर ए और बी के अंदर बच्चों मान लो एम एलिमेंट कॉमन है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे बच्चों, एम का स्क्वायर है ना। जितने एलिमेंट कॉमन होते हैं दो सेट में, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, उसका स्क्वायर। तो देख लो ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है बच्चों, 10 एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 10। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, तो बताओ बच्चों, ये तो ओरल क्वेश्चन नहीं है क्या, ए क्रॉस बी और पी क्रॉस ए में 10 का स्क्वायर यानी कि 100 एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों, कॉमन होंगे। डायरेक्ट आप नोट्स पढ़ोगे, नोट्स के अंदर सारी बातें लिख रखी है, एग्जाम्पल देके समझा रखा है, उससे अच्छी बात क्या होगी, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं देखो। इस क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि 7 की पावर n माइनस 6n को अगर 100 से अगर 36 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, और n की वैल्यू कितनी है 100, बट n की वैल्यू 100 मेरे अभी कोई काम की नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, देखो मेरे को जब भी ये 36 से डिवाइड करना है ना, मेरे को रिमाइंडर निकालना है ना, मेरे को क्या निकालना है, रिमाइंडर। तो मुझे 36 में 6 × 6 दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 6 × 6। तो आप क्या करो, पहले कंसीडर करो 7 की पावर n माइनस 6n को, बाइनोमियल थ्योरम से 7 की पावर n, 7 को क्या लिख दो 1 + 6 लिख दे, 1 प्लस में 6। अब इसको खोलना, 1 + x की पावर n का फॉर्मूला आप सबको पता है ना, nc0 x की पावर 0 nc1 x की पावर 1, है ना। ऐसे ऐसे इसको लिखो, nc0 × 6 की पावर 0, nc1 × 6 की पावर 1, nc2 × 6 की पावर 2, nc3 × 6 की पावर 3। चलता रहेगा ये, है ना, चलता रहेगा लास्ट तक, ncn × 6 की पावर n। ये तो आ गया बच्चों 1 + 6 की पावर n, माइनस में 6n तो है ही। अब बोलो, अब देखो ये कितना होता है 1, ये कितना होता है 6n। उसके अलावा जो टर्म बच गई ना, इनमें बताओ 6 की पावर 2 हर एक में आएगा ना, 6 की पावर 2 तो बच्चों कम से कम आएगा, 6 की पावर 2 कॉमन ले लो, ठीक है, क्या आ गया 6c2, फिर 6c3 × 6 चलता रहेगा ये बस, माइनस के 6n, 6n से 6n बच्चों काट दो, है ना। अब ये बताओ मेरे को, मैं यहाँ पे पहुंच गया, मैं पहुंच गया यहाँ पे 6c3 × 6 प्लस ये तो एक इंटीजर होता है। तो एक बात बताओ, जब आप इसको 36 से डिवाइड करोगे तो ये तो 36 है ही, ये तो पूरा कट जाएगा ना, ये तो बच्चों डिविजिबल बाय है 36। बच गया कौन बेचारा, 1, 1 बच गया। अब 1 को 36 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। क्यों, 36 से नंबर छोटा है तो उसको 36 से डिवाइड करोगे तो वो सेम नंबर ही आएगा रिमाइंडर, तो आंसर कितना आ गया 1। कितनी आसानी से देखो हमने ये क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब 37 क्वेश्चन देखो, इस ये भी क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब टीचर निकालना सिखाता है कि दो लाइन आपस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, दो सर्कल कितने, लाइन और सर्कल कितने, है ना, वही कॉन्सेप्ट है। क्या बोला गया है देखो, चार तो अपने पास स्ट्रेट लाइन है, एक सर्कल है ना, तो इनमें मैक्सिमम कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन सकते हैं, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो दो डिफरेंट लाइनें आपस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक, है ना, दो डिफरेंट की बात कर रहा हूँ, सेम लाइन की नहीं बात कर रहा, सेम लाइन तो इनफाइनाइट पे करती है, ठीक है। और दो सर्कल बच्चों कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दो पे। और एक सर्कल और एक लाइन आपस में मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, दो पे। तो इसमें हम हमारे को पता है, यहाँ तो चलो क्वेश्चन में एक सर्कल दे रखा है, बट अगर पेपर में सर्कल एक की जगह 3 होते, 5 होते, तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सर्कल, पहले हम सर्कल और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे, फिर लाइन और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे, है ना, और फिर लाइन एंड सर्कल के देखेंगे, तीनों केस डिस्कस करते हैं। अब बताओ, सर्कल और सर्कल के तो बच्चों इस क्वेश्चन में देख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि सर्कल सिर्फ कितना है, एक, एक है सर्कल और चार है लाइनें। तो सर्कल और सर्कल तो बच्चों आपस में कहीं इंटरसेक्ट कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि सर्कल है ही एक। लाइन और लाइन, दो लाइनें आपस में बच्चों कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक पे। लाइनें हैं कितनी, चार। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप कहते हो सर चार में से कोई दो लाइनें सेलेक्ट कर लो, और वो दो लाइनें आपस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक पे। तो आंसर कितना हो गया 6, है ना। लाइन और सर्कल, आप कहते हो सर
4 लाइनें हैं, 4 में से एक लाइन सेलेक्ट कर लो, है ना, लाइन और सर्कल, और एक सर्कल सेलेक्ट कर लो एक में से, और उसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि लाइन और सर्कल बच्चों आपस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है मैक्सिमम? 2 पॉइंट पे। तो ये कितना आ गया अपना 8, तो 6 पॉइंट यहाँ से आएंगे, 8 पॉइंट यहाँ से आएंगे। आंसर कितना आ गया बच्चों? 6 + 8 14। 14 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये तो बस। ये देखो बच्चों, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट मैंने क्लास में बताते हैं कि अगर पी टर्म का सम और क्यू टर्म के सम का रेशियो आपको दे रखा है ना, पी टर्म का सम और क्यू टर्म के सम का रेशियो p² / q² होता है, बताया ना, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो फर्स्ट टर्म का क्या होता है बच्चों, डबल। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म का डबल। ये जो बेसिक प्रॉपर्टी ना आप नोट्स पढ़ोगे, मैंने शॉर्ट नोट्स अपलोड कर रखे हैं सीक्वेंस सीरीज के, उसमें नोट्स आप पढ़ के देखना। ये डायरेक्ट रिजल्ट बच्चों आपको वहां पे मिलेगा कि जब भी ऐसा होता है, जैसे मान लो मैं कह दूं, ये एग्जाम्पल देके बताता हूँ, 10 टर्म का सम और 13 टर्म का सम 100/169 है। 100 क्या होता है बताओ, 10 का स्क्वायर। 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर। जब भी ऐसा होगा देन बच्चों जो कॉमन डिफरेंस होता है ना एपी का, वो फर्स्ट टर्म का क्या होता है, ट्वाइस होता है। ठीक है, इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो देखो, ये मैंने बेसिक तरीके से आपको प्रूफ करके दिखा दिया, बट प्रूफ थोड़े पेपर में काम आएंगे बच्चों। पेपर में पढ़ी हुई चीज आपने कितने अच्छे से समझी है, कितने अच्छे से आपको याद है, वो चीजें एनडीए में काम आती है। तो बताओ, फर्स्ट टर्म ट्वाइस है नहीं, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, कॉमन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर नहीं, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू दी कॉमन डिफरेंस, गलत है। फर्स्ट टर्म ट्वाइस है कॉमन डिफरेंस का, नहीं, फर्स्ट टर्म थोड़ी ट्वाइस होती है, कॉमन डिफरेंस ट्वाइस होता है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू ट्वाइस द फर्स्ट टर्म, ऑप्शन नंबर क्या है, सी। कॉमन डिफरेंस डबल होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म डबल नहीं होती, फर्स्ट टर्म तो हाफ होती है। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये बिल्कुल बेसिक, जो मैंने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के 5 लेक्चर करवाए हुए हैं, उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें बताई हुई है कि ये भी नॉन नेगेटिव टर्म है, ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है। 3 नॉन नेगेटिव टर्म का आंसर जीरो कब आएगा बच्चों, जब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, और बच्चों ये भी जीरो हो। अब देखना यहाँ पे क्या गलती करते हैं बच्चों, एक्स की वैल्यू 1 भी हो, 3 भी हो और 5 भी हो, इन तीनों में कॉमन सॉल्यूशन देखना होता है अपने को, कॉमन सॉल्यूशन, क्योंकि तीनों एक साथ जीरो होनी चाहिए, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो। आप बताओ, एक ही टाइम पे एक्स की वैल्यू 1, 3 या 5 में से हो सकती है? ऐसे थोड़े होता है कि एक एक बच्चे के मन में डाउट आई कि सर एक्स को 1 ले लो, एक्स को 1 लेके ये तो जीरो बन जाएगी, बट ये तो जीरो नहीं बन रही ना, ना ये जीरो बन रही, तो तीनों का सम जीरो कैसे आ जाएगा बताओ? 3 लोगे तब भी ये जीरो बनेगी, ये दोनों नहीं बनेगी, समझ रहे हो? तो तीनों का कॉमन सॉल्यूशन अपने को देखना होता है बच्चों। कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं कोई, तो आंसर क्या आएगा, नन। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो बेसिक मेथड देख लो इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको स्क्वायर खोल दो ना, इसका स्क्वायर खोलो सीधा, x - 1 का होल स्क्वायर बोलो, a² + b² - 2ab। बट मैं तो ये कहता हूँ ये ओरल क्वेश्चन है, x² प्लस में 25 और माइनस में 10x, 3x² हो गया, और ये -8 -18 हो गया, और बच्चों क्या बच गया, 1 10 35 बच गया, है ना, ये 35 आ गया। अब यही तो पूछा है कि इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स है, तो डी निकाल के देखो ना, डी क्या आएगा बच्चों, b² - 4 × a × c, 324 - 12 × 35, 35 10 जाई बच्चों 350 होता है, तो इसमें से घटाओगे तो डी क्या आ गया, नेगेटिव। डी नेगेटिव आ गया तो बच्चों इसके कोई रियल रूट नहीं है, तो आंसर आ गया अपना ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल बेसिक वेन डायग्राम का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि देखो यहाँ पे ये समझा देता हूँ मैं। एक क्लास में 240 स्टूडेंट है, टोटल कितने हैं 240। 180 पास हुए इंग्लिश में, और 130 पास हुए हिंदी में, और 150 पास हुए संस्कृत में। ठीक है, लिख दिया है ना। उसके बाद क्या दे रखा है, फर्दर 60 पास हुए हैं ओनली वन सब्जेक्ट में, यानी कि ओनली वन सब्जेक्ट में 60, और ओनली टू में कितने हुए बच्चों, 100। ओनली टू सब्जेक्ट्स में कितने हुए, 110, और 10 ऐसे हैं जो किसी में पास नहीं हुए, नन। 10 बच्चे ऐसे हैं, तो बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। मैं कहता हूँ जैसे ही आप वेन डायग्राम बनाओगे ना, आपको तुरंत ही आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, कोई फॉर्मूले वगैरह याद करने की जरूरत नहीं होती सेट्स के अंदर, है ना। वेन डायग्राम बनाओ, ये क्या, इंग्लिश, ये हिंदी, और ये संस्कृत, तो 10 तो यहाँ पे आएंगे, है ना, बाहर। टोटल कितने बच्चों, 240। तो अब आप बताओ मेरे को, जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास होते हैं वो कौन से होते हैं, क्या a + b + c होते हैं क्या? ए बच्चे कौन से हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस में पास हुए हैं, इंग्लिश में। बी कौन से जो सिर्फ हिंदी में। सी कौन से जो सिर्फ संस्कृत में। अच्छा, दो में पास होने वाले मैंने क्या बता रखा है, ये होते हैं ना इधर एक्स वाई और जेड। एक्स स्टूडेंट कौन है, जो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में पास हुए हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश में तो पास हुए हैं बट संस्कृत में नहीं हुए, तो दो में पास हुए ना सिर्फ ये, ऐसे ही ये, ऐसे ही ये। और इसको क्या मान लो बच्चों, पी मान लो। पी कौन है, जो तीनों में पास हुए। तो अब आप मेरे को बताओ a + b + c क्वेश्चन में कितना दे रखा है,
जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं वो कितने बच्चे हैं 60। एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो दोनों सब्जेक्ट में पास एग्जैक्टली 2 में पास हुए हैं वो 110। तो फिर आप मेरे को ये बता दो क्या इन सब का सम यानी कि ए बी सी का सम, फिर एक्स वाई जेड, और फिर ये बीच में पी बैठा है ना, और फिर ये 10 बैठा है कोने में, इन सब का सम तो कितने बच्चों 240 ही है ना। ये कितना दे रखा है 60, ये कितना दे रखा है 110, पी निकालना है 10 इक्वल टू 240। तो यहाँ से कितने आ गए ये 180 हो गए क्या, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 240 में से 180 घटा दो 60 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर है। 60 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये 40 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 61 से 60 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे।